आज हम हिंदी में टीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि कौन सा है? ए ग और घ, बी ड ढ, सी प फ या डी द ध। ठीक है, अघोष ध्वनि क्या करते हैं हम? जो वर्ग होता है, जैसे क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, ग घड़ी, इस तरह से वर्ग होता है, तो उसका पहला और दूसरा अघोष ध्वनि के लिए हम पहचान करते हैं उसकी। लेकिन जो इसका नियम होता है, नियम ये होता है इसका, मतलब कि जिस वर्ण के उच्चारण में नाद के स्थान पर श्वास का उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? हम पहचान ऐसे करते हैं कि पहला दूसरा, तो पहला दूसरा कौन सा होगा? पतंग फ फल, यही है, तो ये होगा, इसमें अघोष ध्वनि होगी। ये क्या होगी? अघोष ध्वनि होगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी छोटा नागपुर। कौन सा है? छोटा नागपुर है। ये एक आदिवासी समुदाय का क्षेत्र है, छोटा नागपुर। ठीक, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? कौन सा है? मतलब जो नीलकंठ है यह शब्द कौन सा है? अगर हम इसमें समास की बात करें तो समास कौन सा होगा? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो किसी अन्य की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? इसमें बहुवीरी समास होगा। बहुवीरी मतलब जहाँ किसी और की बात करते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा शब्द आता है उसके लिए कौन सा शब्द आएगा इसमें से? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योगरूढ़ या डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा आता है? योगरूढ़ आता है। ठीक है, जब हम किसी अन्य की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? कौन नहीं है? ए ख, बी ठ, सी ज या डी ट। कौन नहीं है महाप्राण ध्वनि? ज नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? संवैधानिक अर्थात संविधान के आधार पर मान्यता कब मिली थी हिंदी को? ए 26 जनवरी 1950, बी 14 अक्टूबर 1949, सी 15 अगस्त 1947 या डी 14 सितंबर 1955। कब मिली थी संवैधानिक मान्यता? कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा शायद मतलब कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर अंग्रेजी के स्थान पर अंग्रेजी को हटाया गया था और हिंदी को राजभाषा की मान्यता, संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, राजभाषा के रूप में कब मिली थी? 14 सितंबर 1943 को मिल गई थी। लेकिन संविधान के लिए क्या थी? अंग्रेजी भाषा भी थी, तो अंग्रेजी भाषा को हटा दिया गया। तो संवैधानिक रूप से भी हिंदी को मान्यता दी गई थी 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 6, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी अधिकरण, सी कर्म या डी करण। तो इसमें कौन सा कारक है? कर्ता, क्योंकि अशोक ने, यहाँ केवल कर्ता की बात पहले हो रही है तो कर्ता को महत्वपूर्ण बताया जा रहा, मतलब अशोक ने पत्र पढ़ा। तो यहाँ पर ने के आधार पर भी हम वाक्य की पहचान कर लेते हैं, तो इसमें कर्ता कारक होगा। प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन सा है? ए डिबिया, बी दात्री, सी खटमल या डी जीव। कौन सा है पुल्लिंग? खटमल है। प्रश्न संख्या 8, चंद्रमुख में कौन सा समास है? कौन सा है? अब हम इसका विग्रह करके देखते हैं, अर्थात चंद्रमा के समान मुख। ठीक, तो चंद्रमा के समान मुख क्या है? द्विगु समास नहीं होगा क्योंकि संख्या की बात होती। अव्ययभाव समास नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें अव्यय की बात होती। पहला शब्द क्या होता है? उपसर्ग होता है। ठीक, कर्मधारय अभी देखते हैं, तत्पुरुष तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है? विशेषता बताई जा रही है कि चंद्रमा के समान मुख, तो क्या होगा? कर्मधारय। कर्मधारय की पहचान क्या होती है? जब किसी की विशेषता बताई जाती है। प्रश्न संख्या 9, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, तो इनमें से हमें शुद्ध वाक्य छांटना है। क्या होगा? मतलब कौन सा होगा? डी होगा, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ठीक है, क्या होगा? मैं सादर नमस्कार करता हूँ, ये इसका शुद्ध रूप होगा वाक्य का। प्रश्न संख्या 10, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सभी जानते हैं वैसे। ए विषाद, बी प्रहर्ष,
सी खुशी या डी नीरव, क्या होगा? हर्ष का विषाद होगा। प्रश्न संख्या 11, जो समाचार भेजता हो के लिए शब्द क्या होगा? मतलब कि के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? ए संवाददाता, बी सूचक, सी प्रेषक या डी दूत। जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रेषक होगा। प्रश्न संख्या 12, एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना की कहावत होगी। मतलब एक तो दोष था ही और उसके बाद उस पर दूसरा दोष भी लग जाना के लिए कौन सी कहावत आएगी? ए अधजल गगरी छलकत जाए, बी हाथ कंगन को आरसी क्या, सी एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, डी छोटा मुंह बड़ी बात। तो कौन सी आएगी? सी आएगी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। मतलब कि एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना। प्रश्न संख्या 13, नेषद्य चरित्र किसकी रचना है? किसकी? ए भास, बी कालिदास, सी श्रीहर्ष या डी भारवी। किसकी है नेषद्य चरित्र रचना? नेषद्य चरित्र रचना किसकी है? श्रीहर्ष की है। प्रश्न संख्या 14, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? ए किरातार्जुनीय, बी मेघदूत, सी दशकुमार चरितम या डी शिशुपाल वध। माघ की कौन सी रचना है? माघ की कौन सी है? शिशुपाल वध है माघ की रचना। प्रश्न संख्या 15, गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ है? ए थोड़ा कम कहना, बी बहुत ज़्यादा कहना, सी थोड़े में बहुत कहना या डी ज़्यादा में थोड़ा कहना। तो क्या है? थोड़े में बहुत कहना, गागर में सागर भरना। तो इस गागर में सागर भरने का काम किसने किया है? बिहारी जी ने किया, उनके लिए प्रसिद्ध मुहावरा है ये। प्रश्न संख्या 16, कविता का बहुवचन है? क्या है? ए ये वाला या बी, सी या डी। कौन सा है? बी है, कविताएं। ये शुद्ध कविता का बहुवचन है कविताएं। उत्तर हमारा बी होगा प्रश्न संख्या 16 का। प्रश्न संख्या 17, जीव एषणा का सही संधि विच्छेद होगा? क्या होगा? ए जी प्लस ये वाला मतलब, या बी, सी या डी। इनमें से कौन सा होगा सही संधि विच्छेद? कौन सा होगा? ये होगा बी, ऑप्शन बी होगा सही संधि विच्छेद, जी प्लस एषणा। प्रश्न संख्या 18, प्रेमातुर शब्द में इनमें कौन सा समास नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा समास नहीं है कहने का मतलब है, ठीक है। तो ए द्विगु, बी अव्यभाव, सी तत्पुरुष या डी बहुवीरी। मतलब एक प्रेमातुर शब्द ऐसा है कि जिसमें केवल एक समास इनमें से नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो कौन सा नहीं है? द्विगु नहीं है, क्योंकि इसमें संख्या की बात नहीं हो रही है। बाकी अव्यभाव भी है, तत्पुरुष भी है, इसमें बहुवीरी भी है, तीनों समास है इसमें प्रेमातुर शब्द में। तो ऐसे शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं कि जिसमें एक से अधिक समास के भेद हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 19, स हस्तेन खादती, वह हाथ से खाता है। इसका हिंदी अनुवाद ये क्या होगा? यही होगा। में कौन सा कारक है? कौन सा? ए कर्ता, बी संबंध, सी कर्म या डी करण। तो कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। क्यों होगा? क्योंकि साधन के आधार पर क्या होता है? करण कारक होता है। साधन के साथ करण कारक होता है। तो हाथ से खा रहा है ना, हाथ क्या हुआ? साधन हुआ खाने का। प्रश्न संख्या 20, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? ए षष्ठी, बी प्रथमा, सी तृतीया या डी सप्तमी। तो कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो जैसे कि हमने पढ़ा है का संबंध है ना, कविता का संबंध किससे? मर्म से है। तो क्या होगा यहाँ पर? षष्ठी अर्थात संबंध के आधार पर कौन सी होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध होता है ना संबंध कारक, उसके आधार पर कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। प्रश्न संख्या 21, राम कृष्णों में कौन सा समास है? अव्यभाव, ए अव्यभाव, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास या डी बहुवीरी। कौन सा है? हम इसका विग्रह करके देखेंगे तो क्या? राम और कृष्ण। तो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोनों पद प्रधान हैं, राम और कृष्ण, ठीक है। तो इसमें द्वंद्व समास होगा। जैसे नाम से इसके पता लगता है कि द्वंद्व मतलब लड़ाई आपस में, तो अपने आप में प्रधान है दोनों शब्द, दोनों पद इसके राम कृष्ण। प्रश्न संख्या 22, सज्जन है पापात जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद क्या होगा इसका? ए सज्जन पाप से घृणा करता है, बी सज्जन पाप करेगा, सी सज्जन पाप से घृणा करेगा, डी सज्जन घृणा से पाप करेगा। तो कौन सा होगा? ए होगा इसका आंसर, कि सज्जन पाप से घृणा करता है।
प्रश्न संख्या 30, रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है। ए, राम के साथ सीता वन गई थी। बी, राम के साथ सीता वन जाती होगी। सी, राम के साथ सीता वन जाती है। डी, राम के साथ सीता वन जाएगी। तो कौन सा है इसका? सी उत्तर है। ठीक है, कि राम के साथ सीता वन जाती है। संख्या 24, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? किसकी? ए, प्रेमचंद, बी, वृंदावन लाल वर्मा, सी, उपेंद्र नाथ अश्किया, डी, कमलेश्वर। तो किसकी है? कमलेश्वर की है। प्रश्न संख्या 25, राहुल सांगत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? किसे? ए, लुइप्पा, बी, शबरप्पा, या सी, सरप्पा, या डी, चंद बरदाई। किसे माना है हिंदी का पहला कवि? राहुल सांगत्यान जी ने सरप्पा को माना है। तो आज हमने टीजीटी हल प्रश्न पत्र के अंतर्गत 25 प्रश्न पढ़े। इसी तरह से हम 125 प्रश्न पूरे कर लेंगे।